हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, एलसीएम पढ़ चुके हैं। एचसीएफ की पहली क्लास हो चुकी है। आज एचसीएफ की ये दूसरी क्लास रहेगी। बहुत ध्यान से पढ़िए। आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल और इंटरेस्टिंग रहेगा आज की क्लास आपकी। देखिए, पिछली क्लास जो एचसीएफ की आपने करी है उसमें आपने पढ़ा क्या? उसमें आपने सिर्फ इतना ही तो पढ़ा कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, एचसीएफ निकालने के मेथड क्या है, जिसमें कि आपने दो मेथड पढ़ रखे हैं। पहला कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा आपने पढ़ा लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यानी भाग विधि। दोनों ही मेथड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। तो आज बारी है तीसरे मेथड की, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस मेथड। अच्छा, इस मेथड की ज़रूरत क्यों है हमें? देखिए, इस मेथड की ज़रूरत ये है क्योंकि जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एचसीएफ में जिन्हें हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इससे करने लगेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा और एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है, वो भी क्या? टाइम। और एग्ज़ाम में ही नहीं, हर जगह पे आज की कमी क्या है? सिर्फ टाइम ही की है। समझ गए ना? तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो उससे पहले डिफरेंस मेथड समझने से पहले कुछ और बातें, जैसे आप ध्यान से समझना कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। देखो ध्यान से, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम बात करें को प्राइम नंबर्स की, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, या आप ये बोल लो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी कॉमन ना होने से मतलब ये हुआ कि उनका जो है एचसीएफ 1 आए। कुछ कॉमन नहीं का मतलब सिर्फ 1 कॉमन। बात समझे ना? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ बेसिक सा थोड़ा सा और बताएंगे आपको। ध्यान से देखो आप, जैसे प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से कटते हैं और किसी से नहीं कटते, जो स्वयं से कटें और किसी से विभाजित ना हो। जैसे आपका क्या हो गया, 11 और 13, ये प्राइम नंबर है ना। 11 और 13 प्राइम नंबर है और 11 और 13 के जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। समझिए आप इस चीज़ को। तो ये क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनका एचसीएफ तो 1 आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो सह अभाज्य संख्याएं हों। समझे बात को? जैसे देखो, आप ध्यान से देखो, 11 और 13, 11 और 13 में कुछ भी कॉमन है? ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 11 और 13 एक साथ आते हो? सर, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 11 13 एक साथ आते हो। हाँ, 11 अपने पहाड़े में आएगा, 13 अपने पहाड़े में आएगा। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हम ये बोल सकते हैं ना, या फिर 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसी संख्याओं के जोड़े और भी होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन वह अभाज्य संख्याएं नहीं होती। समझे? जैसे जैसे आप देखो, 8 हो गया और 9 हो गया। कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 8 और 9 साथ साथ आते हो? नहीं, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो इसमें भी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अब हम इन्हें सह अभाज्य नहीं बोलेंगे, ये को प्राइम नहीं कहलाएंगी। ये कहलाएंगे क्या? अपेक्षित अभाज्य या फिर सापेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, कहीं कहीं सापेक्षित अभाज्य लिखा होता है, कहीं अपेक्षित अभाज्य। तो ये भी एक तरह से को प्राइम नंबर्स ही हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, लेकिन इन्हें बोलते क्या है? सापेक्षित अभाज्य संख्या या फिर अपेक्षित अभाज्य संख्या। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, इनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अगर नंबर्स आपस में को प्राइम हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है? 1 आता है, 1। इस बात को दिमाग में बैठा लो आप कि अगर को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मासा हमेशा हमेशा 1 आता है। ठीक है, उनका मासा क्या आता है? 1। मासा का मतलब क्या होता है? कॉमन। मासा का मतलब क्या? कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1।
ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ें, ध्यान से देखो आगे। इस चीज़ को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या ऐसे लिख लो आपकी ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना होने से मतलब ये हुआ कि उनका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलो अब आगे देखना आप ध्यान से। चलिए देखिए, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे कि हमने बोल दिया ये कि तीन सह अभाज्य संख्याएं, या सह अभाज्य बोल लो या तीन अभाज्य संख्याएं बोल लेते हैं। तीन प्राइम नंबर्स हैं, तीन अभाज्य संख्याएं क्रमशः A, B तथा C। तीन अभाज्य संख्याएं हैं क्रमशः A, B और C, जिनमें पहली दो का गुणनफल 323, जिनमें पहली दो का गुणनफल 323, पहली दो संख्याओं का दिखाई पड़ रहा है, छोटा बहुत है, संख्याओं का गुणनफल 323 तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 437 है। तब तीनों संख्याएं क्या होंगी? समझे कि नहीं? तब हमसे पूछा है तीनों संख्याएं क्या होंगी। बात समझ आई? तीन अभाज्य संख्याएं हैं A, B, C। ठीक है, तीन अभाज्य संख्याएं हैं A, B, C, जिसमें पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 और दूसरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 437। अब हमें ये बताना है कि वो तीनों संख्याएं क्या हैं। ठीक है, वो तीनों संख्याएं क्या हैं। तो ये तो थी कहानी। अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिख लेना। अब समझते हैं कि वो तीनों संख्याएं निकालेंगे कैसे। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझना। इसको निकालने के दो तरीके समझाते हैं आपको, और बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं नंबर सिस्टम में खास कर आते हैं, लेकिन जब HCF पढ़ा रहे हैं तो इसी में पढ़ लो आप। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब जब बात हो ही गई है सह अभाज्य संख्याओं की तो देख ही लेते हैं। देखो तीन अभाज्य संख्याएं हैं A, B तथा C। अभाज्य बोल लो या तीनों आपस में सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। क्या बोला कि पहली दो का गुणनफल, तो प्रथम दो गुणनफल, यानी पहली दो का गुणनफल का मतलब ये हुआ कि A और B का गुणनफल कितना है? 323 है। ठीक है, अंतिम दो का गुणनफल, यानी अंतिम दो तो B और C तो होंगे, अंतिम दो का गुणनफल कितना है? कितना बोला था हमने? 437 है। अंतिम दो का गुणनफल 437 है। ठीक है, अब हमें तीनों संख्याएं बतानी है क्या होंगी, A कौन सी है, B कौन सी है और C कौन सी। ठीक, तो अब आपको एक बात ये पता है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है कि ये प्राइम नंबर का गुणनफल है, और प्राइम नंबर का अगर गुणनफल है तो मुश्किल ये हो जाता है कि फिर ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा ना। अगर ये प्राइम नंबर का गुणनफल है तो ये फिर प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। आप किसी से भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, 2 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे नहीं। जब ये प्राइम नंबर का गुणा है, अभाज्य संख्याओं का गुणा, तो ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही कटेगा। ठीक है, तो पता कैसे करें? शॉर्टकट बताओ सर। शॉर्टकट क्या शॉर्टकट होता है इसका? तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, बहुत ध्यान से समझना।
कि किस तरह से आप पता करोगे कि ए बी सी संख्याएं क्या। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ नोटिस करो ध्यान से, ये बी इन दोनों के गुणनफल में भी आ रहा है और ये बी इन दोनों के गुणनफल में भी आ रहा है कि नहीं। देखो पहली दो का गुणा कर रहे हो जब आप, तो 323 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें बी तो है ही ना। और दूसरी दो का गुणनफल जब आप कर रहे हो तो 437 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी तो बी है ना। अब अगर हम आपको एक ऐसा तरीका समझा दें जिससे कि आप बी पकड़ ले जाओ, तो बोलो आप तीनों संख्याएं निकाल लोगे। हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर आप ये बता दो कि बी कैसे निकालें, तो हम बी से इसमें भाग लगाकर ए निकाल लेंगे और बी से इसमें भाग लगाकर सी निकाल लेंगे। समझ गए बात को। जब आपको बी पता चल जाएगा तो आप बी से इसमें भाग दे दोगे तो ए निकल आएगा, और बी से इसमें भाग दे दोगे तो आपको सी मिल जाएगी। समझे ना। तो देखो करना क्या है, आप हमेशा इन दोनों का क्या ले लेना, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, इन दोनों का अंतर ले लेना। अंतर मतलब आपस में घटा लो, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। समझे बात को। 7 में से 3 गया, 4 बचा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बोलो समझ आया कि नहीं। कुछ नहीं किया, बस डिफरेंस ही तो लिया है, अंतर ही तो निकाला। अब ध्यान से देखो, इसके कर लो आप टुकड़े। टुकड़े मतलब गुणनखंड, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कर लो, तो देखो ना ये कितने से कट रहा है, 2 से डिवाइड है ना, तो 2 से काटो, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते कितना हो गया, 14, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 2 से काटा है। अब इतना छोटा तो प्राइम नंबर इसमें होगा नहीं। अगर ये 2 से कट रहा होता तो फिर लास्ट डिजिट 2 से कटता ना, तो 2 को छोड़ दो आप, 2 को छोड़ दो। क्या किया, बस गुणनखंड किए इसके। 57 को पकड़ो। अच्छा 57 को अगर आप पकड़ो, तो 57 को अगर ध्यान से देखो तो 19 दूना 38, 19 तियाँ क्या होता है, 57 होता है कि नहीं। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, यानी 57 में प्राइम नंबर छिपा है क्या, 19। 57 में प्राइम नंबर क्या छिपा है, 19, और बस यही प्राइम नंबर है, दोनों का मिडिल। समझ गए ना। अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि अंतर से जो गुणनखंड के टुकड़े होंगे, अंतर से जो अंतर के हम लोग टुकड़े करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, उन टुकड़ों में एक संख्या ऐसी जरूर आएगी जो है प्राइम नंबर, और वही प्राइम नंबर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। बस लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। 19 से इसको भाग दे दो तो ये वाला प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो 19 से यहाँ भाग दोगे आप, तो 19 एक कम 19, तो बचा कितना, 12 और 1 13, 19 एक कम 19, और कितनी बार जाएगा भाई, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, यानी 17 गुणे 19। बोलो समझ आया। अरे 19 से इसमें भाग लगाना है आपको। 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, तो 13 बचा रिमाइंडर। अरे 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 133। तो 19 सत्ते 133 होता है ना, 19 का 114, 19 सत्ते 133, पहाड़े याद कर लो आप। तो यानी 17 गुणे 19 इसमें है, ठीक है। ये बी आपका 19 है, क्यों, क्योंकि यही तो प्राइम नंबर कॉमन था इसमें। अब 19 से 437 में भाग लगाओ, 19 दूना 38, 2 बार ही जाएगा, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 3 बार जाएगा, यानी 23 गुणे 57 यहाँ लिखा है, इसका मतलब है। तो देखो ना ध्यान से, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है ना, तो फिर ए क्या है, 17 है, सी क्या है, 23 है ना। तो बस ए बी सी के मान मिल गए। ए मिल गया 17 और बी मिल गया 23, और बी 23 नहीं, बी 19, और सी कितना है, सी हो जाएगा 23। तीनों संख्याएं मिल गई कि नहीं, बोलो समझ आया, ठीक है। अच्छा कितने लोग ये सोच रहे होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि सर जरूरी है ए बराबर 17 ही हो। अरे आप 17 नहीं, ए बराबर 23 मान लो, समझे कि नहीं। तो जब ये चीज़ मान रखिए ए गुणे बी 323, तो बी का मान जब 19 है तो फिर ए का मान तो 17 ही होगा ना, और बी का मान 19 क्यों है, क्योंकि बी कॉमन है ना। तो सी का मान कितना हो गया, 23। निकाला कैसे, फिर से एक बार समझो। करना क्या है आपको, इन दोनों का डिफरेंस लेना है।
डिफरेंस मतलब अंतर, उस अंतर के करने गुणनखंड। तो जब आप अंतर के गुणनखंड करोगे ना तो उसमें छिपा हुआ प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें छिपा हुआ प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा। और जब उसमें छुपा हुआ प्राइम नंबर मिल गया तो फिर समझ लो कि आपने कॉमन नंबर को पकड़ लिया है। अब उस कॉमन नंबर से, उस कॉमन अभाज्य संख्या से आप इसमें भी भाग कर दोगे तो a का मान मिल जाएगा, इसमें भाग कर दोगे तो c का मान मिल जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा भाग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो संख्या इसमें भी है और इसमें भी है। समझ गए ना? तो ये था अपना क्या, डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, बहुत अच्छे से उतार लो। सबसे बेटर मेथड है प्राइम नंबर तोड़ने का। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक आप लोग लगा के दिखाओ। 3 अभाज्य संख्याएं जिसमें पहली 2 का गुणनफल, 3 अभाज्य संख्याएं जिसमें पहली 2 का गुणनफल कितना ले लें? रुको, गुणा करके देते हैं आपको। पहली 2 का गुणनफल 667 और दूसरी 2 का गुणनफल 713। चलो ABC का मान बताइए। अब निकालो फटाफट से, उसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है। ठीक है, A क्या है, B क्या है, जब तक खुद से आप ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तरीका आपको पता है कैसे निकालना है, तो तीनों संख्याएं आप निकालो और देखो क्या है। हो गया? अच्छा, भाग करने में आ रही है परेशानी, है ना, गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो आप, सबसे बड़ी मुसीबत है। गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं सर, और भाग नहीं दे पा रहे हैं जल्दी से, है ना, इसका मतलब पहाड़े नहीं याद है आपको। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करें? देखो, किसी भी संख्या के अगर आपको टुकड़े करने हैं ना गुणनखंड, तो वो भाग भी, वो एलसीएम मेथड मत अपना लेना कि ऐसे लाइन खींचा और फटाफट से उसके टुकड़े करने लग जाओ। नहीं, इतना सब करोगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे दोगे? कितना टाइम होता ही है एग्ज़ाम में आपके पास? ठीक है, हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम तो है नहीं कि 3 घंटे मिलेंगे आपको, है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर पता है तो गुणनखंड करने में कोई मुश्किल नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब विभाज्यता के नियम, और विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे कोई संख्या 2 से कब कटती है, 4 से कब कटती है, 8 से कब कटेगी, 16 से कब कटेगी। ठीक है ना, तो कुछ ही संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल हैं, अगर बस आप उतना ही ढंग से समझ लो, पढ़ लो, तो वही गुणनखंड करने के लिए आपके लिए क्या है, काफ़ी है। समझ गए कि नहीं? तो उसे पढ़ो, और जाके पढ़ो, वीडियो पड़ी हुई है, आप ढूंढ करके विभाज्यता का नियम पढ़ डालो। और अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आ रहा है तो उसमें एक वीडियो और भी है, गुणनखंडों की संख्या, अगर आप इनको देख डालोगे तो बेटर हो जाएगी कैलकुलेशन, ऐसे सवाल लगा पाओगे। और इतना समझ लो कि आज के टाइम में समय ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी टाइम की बहुत वैल्यू है। आप टाइम के अंदर सवाल लगाओ, टाइम के बाहर नहीं। तो पहले आप सीखो उन चीज़ों को, फिर प्रैक्टिस करो इतनी कि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। करना क्या है, पहले दोनों का अंतर लेंगे, है ना, यही तो बताया तरीका। पहले इसमें से इसको घटा लो, तो दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6। 13 में से 7 घटाओगे तो 6 ही तो बचेगा। अच्छा, यहाँ कितना बचा, 10। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और यहाँ कितना बचा, ख़त्म काम, 46 ही आया। लो, सवाल तो आसान है, इसका मतलब आप टुकड़े कर ले रहे हो। तो 46 में छिपा है क्या, प्राइम नंबर 23। बोलो, 23 दूनी 46, हो तो गया, इतना आसान है। अब मुसीबत तो ये आ गई सर ना
कि हमें 23 का पहाड़ा नहीं आता। हमें 23 का पहाड़ा नहीं आता। देखो पहाड़े आप याद कर डालो। देखिए ये पहाड़े तो आप बिल्कुल याद कर डालो किसी भी तरह से, चाहे जिस तरीके से। 17, 19, 23, 29 ये पहाड़े तो आपको याद होने ही चाहिए। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये पहाड़े याद नहीं होंगे तो आज के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ प्राइम नंबर से एग्जामिनर बनाता है। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से कटेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। समझ गए ना? तो इन्हीं से सवाल बनते हैं, तो मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन करने में। लेकिन अगर आपने पहाड़े याद कर रखे हैं ना तो बहुत आसान होता है। तो 23 से भाग लगाओ, तो 23 तिया 69 ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो 23 तिया 69 ज़्यादा हो जाएगा। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। तो 23 दूनी जब 46 लेके जाओगे तो 23 नवा कितना होता है? 207। 23 दूनी 46 लेके जाओगे 20 बचेगा और 7 है तो 23 नवा 207, यानी 23 गुणे कितना? 29 हो गया। 23 गुणे 29 हो गया। अब 23 से इसमें भाग लगा दो आप। अब 23 से इसमें भाग लगा दो तो 23 तिया 69। 23 तिया कितना? 69। घटा लो, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ कितना बच रहा है? 3। तो 23 एक कम 23, यानी 31 गुणे कितना? 23। देखो पहाड़े अगर याद हो तो कितना आसान है ना? आसान हो गया, सवाल ख़त्म। ए का मान कितना आ गया? अरे कॉमन नंबर क्या है? 23 है, तो ए का मान कितना हो गया? 29, और बी का मान कितना हो गया? 23, और सी का मान कितना हो गया? 31 यानी 31, और ख़त्म सवाल। कितना आसान है, ठीक है ना? तो मुश्किल क्वेश्चन कब होते हैं? क्वेश्चन मुश्किल तब होते हैं जब हमें उसका प्रॉपर सॉल्यूशन या प्रॉपर कंसेप्ट या तरीका नहीं पता होता है। लेकिन जब एक बार हमें तरीका पता चल जाता है ना तो वो सवाल आसान हो जाते हैं। तो अगर हमें ऐसे सवाल नहीं आ रहे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मतलब आपकी कोई गलती नहीं, ठीक है? हमारी कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, और गलती आपकी इसलिए नहीं कि आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया, ठीक है? तो बात ये होती है। तो ध्यान से समझ लो और इसको कॉपी में अच्छे से नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए प्राइम नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? आज के टाइम में एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर प्राइम नंबर के सवाल आ रहे हैं तो उन पे बहुत फोकस किया करो, ठीक है? तो इसे फटाफट से नोट कर लेंगे। और एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा सा सवाल आपके सामने आ चुका है। अब इसका आंसर बताओ आप। सवाल आपको देखने लग गया, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। तो फटाफट से आप इसे लगाओ और इसका आंसर बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 संख्याएं जो सह अभाज्य हैं, 3 संख्याएं, 3 नंबर्स हैं जो को प्राइम है आपस में, और पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 500 कितना है? 551 551 है, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग बताइए। है ना सवाल आसान? अब देखो आसान लगने लगा, है ना? बिल्कुल आसान हो गया। बस कैलकुलेशन फास्ट कर लें तो बहुत आसान सवाल है। सर हमें इसका तरीका भी पता है लगाने का। हम अंतर लेंगे और डिफरेंस जैसे ही लेंगे उस डिफरेंस में एक प्राइम नंबर छिपा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, और उस प्राइम नंबर से हम दोनों को भाग लगा देंगे, यानी ए गुणे बी और बी गुणे सी को, तो हमें ए और सी मिल जाएगा। और बस हमसे सवाल में ये कह रहा है तीनों का योगफल यानी ए प्लस बी प्लस सी। खत्म सवाल, ठीक है? तो लगाओ। देखिए क्या है क्वेश्चन? हाँ जी, कह रहा पहली 2 का गुणनफल, पहली 2 का गुणनफल, पहली 2 का गुणनफल है 551। फिर कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073, यानी बी गुणे सी 1073 है, ठीक है? तो हमसे ये पूछा है कि बताइए तीनों का योगफल, यानी आपको क्या बताना है? आपको बताना है a प्लस बी प्लस क्या सी। आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी का मान। तो पहले तो ए बी सी निकाल तो लो। सर ए बी सी हम नहीं निकाल सकते पहले, हाँ लेकिन पहले बी जरूर निकाल सकते हैं, है ना? तो अंतर लेंगे, घटाओ इसमें से, 2 बचा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा।
10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी 522। सही घटाया हमने ना, 3 में से 1 घटाओ 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, अब इसके कर लो गुणनखंड। देखो ये आपका कितने से कटेगा, 4 से तो कटने वाला नहीं। 4 से कोई नंबर कब कटता है, जब उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से कटें। तो ये 4 से तो नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर 2 से देखो, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, और गुणे कितना, गुणे हो जाएगा 2। ठीक है, बात समझे, बोलो बात समझ में आई। हाँ सर आई। अब ध्यान से देखो 261, अगर आपको पहाड़ा याद हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो ये कट रहा है 9 से, 6 2 8 और 1 9, समझे ना, ये 9 से कट रहा है। तो 9 से कट रहा है तो अब इसमें 9 से भाग लगा दो। इसको नहीं लेंगे, इतना छोटा प्राइम नंबर इसमें नहीं होगा। ठीक है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो पता कैसे चला ये 9 से डिवाइड है, अंकों का योगफल 9 से कट जाता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि आपको कैसे पता चल जाता है कि ये संख्या 9 से कट रही है, सोच रहे होगे ना। क्यों, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर डाली है, समझ गए ना। तो बस उसी चीज़ को आप अपने को कम मत समझा करो कभी, आप किसी से कम नहीं हो, मत समझ गए ना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखा करो कि आप ये कर सकते हो। कभी भी ऐसा मत समझना कि दूसरे आपसे तेज हैं, हम क्यों नहीं कर पाते। नहीं, आप भी कर ले जाओगे। दूसरे कोई अलग से तो बने नहीं हैं, है ना, उन्होंने भी प्रैक्टिस की है या सीखा होगा कहीं ना कहीं से, समझ गए ना। तो खुद को कभी कम मत समझा करो, हमेशा खुद को आप शाबाशी दिया करो। ठीक है, कि मैंने ये कर लिया। जब आप खुद के साथ ऐसा करने लगोगे कि मैंने ये कर लिया, खुद को शाबाशी देने लगोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर आ जाएगा, समझ गए ना। तो ठीक उसी तरह से आप डिविजिबिलिटी रूल अगर जानते हो तो एक एक डिविजिबिलिटी रूल लगाया करो। तो देखो ना, 6 2 8 और 1 9, 3 से भी कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, तो पता चल गया ऐसे। तो हम 9 से भाग दे देंगे इसमें। तो 9 दूनी 18, तो 2 बार जाएगा, तो 18 6 2 8 9 9 81, 29 गुणे 9, 29 मिल गया ना प्राइम नंबर। और 29 9 261 होता है, हमने पहले ही कहा था अगर पहाड़े याद हो तो 29 9 261, नहीं याद है तो डिविजिबिलिटी रूल लगाया। ठीक है, चलिए अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि 29 से ये नंबर भी कटेगा और 29 से ये नंबर भी कटेगा। तो b का मान अपने को मिल चुका है, कितना है 29, 29 मिल गया। b का मान हमें कितना मिल गया, 29 मिल गया, समझे ना। चलो अब ध्यान से देखो, 29 से 551 में भाग लगाओ। तो 29 दूनी 58, तो 2 बार ही तो नहीं जाएगा। 29 एकम 29, तो 29 एकम 29 जब करोगे तो यहाँ होगा 5 और यहाँ 9, तो 15 में से 9 जाएगा कितना 6, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा कितना 2, नहीं सॉरी, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 2, फिर 29 9 261। ठीक है, गया 19 बार में, तो 29 गुणे 19। चलो ए भी मिल गया हमें, क्या मिला 19। बोलो बात समझ आई। अब 29 से 1073 को भाग लगाओ। तो 29 तियाँ 57, सॉरी 29 तियाँ 87, 29 तियाँ कितना होता है 87, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तियाँ 87, तो 87 यानी 107, 87 घटाओगे कितना आएगा 0 2 और 3। ठीक है, बात समझ पाएगी नहीं, ये बात समझ में आई। 203, तो 29 तियाँ 87, सॉरी देखिए ध्यान से, 29 तियाँ 87, फिर 203। देखिए 29 के पहाड़े में ही 203 भी आता है, ये पता कैसे चला, कटना ही है 29 से। तो 9 सत्ते 63, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 29 सत्ते 203 होता है, यानी 37 गुणे कितना 29। लो आपको सी भी मिल गया। अच्छा सी कितना आया, सी आया 37, सी कितना आया 37। तो बस इन सब का योगफल पूछा है, तो 9 9 18 और 8 7 15, यानी 1 हासिल। तो 9 3 12, 12 और 1 13, गड़बड़ कर दी क्या हमने। अच्छा 3 2 5 और 1 6 और 6 2 8, 85 क्या है योगफल हो गया। बस ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला।
समझ पाए ना? क्या किया? कुछ नहीं किया, डिफरेंस निकाला, प्राइम नंबर लिया, उस प्राइम नंबर से दोनों को भाग दे दिया तो ए और सी के मान मिल गए, और ए बी और सी को क्या कर डाला? ऐड कर डाला, और ऐड करते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, था ना कितना आसान? ठीक, तो इसी चीज़ को आप एक दो बार देख लो और फिर खुद से कुछ प्राइम नंबर्स का गुणा करके लगाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, तो ये था प्राइम नंबर की कहानी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेस्ट सवाल, और मेथड आपने सीखा, आपको अच्छे से समझ आया। ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक मेथड और होता है, एक मेथड और कौन सा होता है, देखो ध्यान से, दूसरा मेथड भी यहाँ समझाते हैं, लेकिन आपको यही बताएंगे कि ये सबसे बेस्ट है। दूसरा देखो क्या है, दोनों में से हमें कोई भी एक नंबर उठाना होता है, चाहे 551 ले लो आप, चाहे 1073 ले लो, तो कुछ भी ले सकते हो। तो हमें छोटा वाला अच्छा लगा, 551 हमने ले लिया। ठीक है, समझे? अब इससे जस्ट छोटी आप पूर्ण वर्ग संख्या सोचो, 551 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 551 से अगर आप जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या सोचते हो तो वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग का मतलब समझे? जैसे देखो 11 का स्क्वायर कितना? 121। 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 13 का स्क्वायर 169 यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ गए ना? तो उसी तरह ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या सोचो कि जो 551 से क्या हो? कम हो। तो 22 का स्क्वायर 441 होता है ना, और 23 का स्क्वायर 529, और 24 का स्क्वायर 576, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 का स्क्वायर। तो यानी पूर्ण वर्ग संख्या क्या? 529, जो कि किसका स्क्वायर है? 23 का। अब 23 से ले करके जितने भी प्राइम नंबर इसके नीचे आते हैं, सबसे आप बारी बारी से इसको ट्राई करोगे। ठीक है, 23 से ले करके, यानी पहले 23 से काटेंगे। 23 एक प्राइम नंबर है ना, अगर प्राइम नंबर ये है पूर्ण वर्ग संख्या जो आपने ली है तो ट्राई करो इससे, और नहीं है तो फिर अगला पकड़ो। और 23 के बाद क्या आता है? मतलब 23 से पहले क्या आता है? 23 से पहले 19 आता है, फिर क्या आता है? 17 आता है, फिर क्या आता है? फिर आपका 13 आता है, 11 आता है, फिर ऐसे नीचे चलते चले जाओगे। तो पहले 23 से ट्राई करेंगे, अगर 23 से कटा तो अच्छी बात, नहीं कटा तो फिर 19 से, अगर 19 से कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो फिर 17 से। तो इस तरह से हमें ट्राई करना होगा और पता चल जाएगा, जिससे कट जाएगा समझ लो वही प्राइम नंबर इसमें छुपा है। ठीक है, तो हम आपको ये बोलेंगे, मेथड आप ये भी समझो, ये भी जानते रहो, लेकिन आपको ये कहेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डिफरेंस मेथड से लगाओ। क्यों? क्योंकि डिफरेंस लेते ही हमें दोनों में कॉमन प्राइम नंबर मिल जाता है। ठीक है, डिफरेंस लेते ही, डिफरेंस के जब आप गुणनखंड करते हो ना, तो उसमें जो कॉमन प्राइम नंबर है वो आपको मिल जाता है, और जब वो मिल जाता है आपको तो फिर आसान हो जाता है लगाना। समझ गए ना? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। तो ये थे प्राइम नंबर। चलिए देखिए, सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे ना। चलिए फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 20 और 15। 20 और 15, बोलो सहअभाज्य है क्या? बोलो, 20 और 15 सहअभाज्य है क्या? सर नहीं, सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें ना 5 कॉमन है, और सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कैसे पता चला? 5 के पहाड़े में 20 भी आता है, 5 के पहाड़े में 15 भी आता है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, हमने इसमें ये कर दिया कि 5 चौके 20 और 5 तियां 15, ये कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें से 5 अगर हटा दें, 5 को हमने बाहर कर लिया और अंदर लिख दिया 4 और क्या? 3। बोलो 4 और 3 सहअभाज्य है कि नहीं है? सहअभाज्य या अपेक्षित अभाज्य है कि नहीं है? ध्यान से देखो, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस इसके गुणनखंड किए। 5 चौके 20, 5 तियां 15, तो जो कॉमन हिस्सा था उसको काट के बाहर कर दिया। तो जो कॉमन हिस्सा है उसको जब हमने निकाल दिया, तो अब बताओ ये 4 और 3 सहअभाज्य या अपेक्षित अभाज्य हैं कि नहीं है? है ना? हाँ सर, क्योंकि अब 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है।
4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अपेक्षित अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे। तो ये अपेक्षित अभाज्य संख्या है ना, तो ये जो कॉमन हिस्सा आपने हटा रखा है ना, यही HCF है। समझ गए बात को कि नहीं? ये जो कॉमन हिस्सा 5 आपने हटाया है, यही 5 ही आपका क्या है, HCF है। ये जो कॉमन हिस्सा हटा दिया आपने 5, यही 5 क्या है, HCF है, यानी मासा है। समझे? या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 20 और 15 का जब अनुपात निकालते तो रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, रेशियो का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को हम मिनिमम लेके चले जाएं एकदम, कि फिर उसके बाद कटने की कोई गुंजाइश हो ही ना। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 5 तियाँ कितना, 15, तो 5 से ही तो काटा। अब बोलो, इससे छोटा कर पाओगे आप दोनों को? नहीं सर, इससे छोटा नहीं कर सकते। तो चाहे रेशियो बोल लो, चाहे दोनों संख्याओं का रेशियो बोल लो, और चाहे सह अभाज्य या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं बोल लो। समझ गए कि नहीं? सह अभाज्य या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं बोल लो। समझ पाए इस चीज को? जैसे ये लिखा है 16 और 24। बताइए, 16 और 24 दो संख्याएं हैं, दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य हैं। 16 और 24 जो दो संख्याएं लिखी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 16 और 24, ये सह अभाज्य हैं कि अपेक्षित अभाज्य हैं? ध्यान से देख के बताओ। सर ये ना तो सह अभाज्य है ना अपेक्षित अभाज्य हैं। ये ना तो सह अभाज्य है ना तो अपेक्षित अभाज्य हैं, क्योंकि इसमें कॉमन 8 आ रहा है। 8 से दोनों नंबर कट रहे हैं ना, 8 से 16 भी कट रहा है, 8 से 24 भी कट रहा है। तो यानी अगर इसको 8 से डिवाइड कर दें तो 8 दूनी 16, रेशियो 8 त्रिक 24, तो 8 बाहर हो गया, है ना? तो 8 बाहर हो गया। तो ये जो 8 है ना, अच्छा 8 काट के हटा दिया तो इसमें देखो क्या 2 रेशियो 3 बचा, को प्राइम नंबर्स हो गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कुछ कॉमन था आपने वो हटा दिया। समझे बात को? जो कुछ भी कॉमन था आपने वो हटा दिया। तो यानी ये 8 क्या है? 8 HCF है, HCF। 16 और 24 का 8 क्या है? HCF है। कैसे है? निकाल लो भाग विधि से। 16 से जब आप 24 में भाग लगाओगे ना, 16 एकम 16, कितना बचेगा? 8। तो भाग विधि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। अब इस 8 से इस 16 में भाग दिया जाएगा, तो 8 दूनी 16, देखो कट वट गया, 8 ही तो HCF आया। तो यानी ये 8 क्या है? HCF है। समझ पाए बात को? समझ गए ना बात को? अच्छा एक बात ये बताओ, अगर हम आपको दो संख्याओं का रेशियो दे दें, अगर हम आपको दो संख्याओं का रेशियो दे दें, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने आपको दो संख्याओं का रेशियो दे दिया और आपको हमने HCF भी दे दिया, तो बोलो संख्याएं बना ले जाओगे? बोलो दोनों संख्याएं बना ले जाओगे? हाँ सर बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? देखो ध्यान से, यही तो HCF है 5, तो 5 का आप गुणा कर दोगे किस में? 4 में, 5 चौके 20, यानी HCF से इस रेशियो में गुणा कर दें तो संख्या बन जाएगी आसानी से। सर ये तो बड़ी आसान बात है। हाँ और तब क्या, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15, और 20 और 15 ही तो अपने नंबर्स थे कि नहीं थे? सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, 8 है ना HCF, 8 से अगर आप 2 में गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, तो दोनों संख्याएं बना ली आपने कि नहीं बना ली? बोलो, दोनों संख्याएं बना ली कि नहीं? समझ आई बात? समझ गए ना इस चीज़ को? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई चीज़ हम समझा रहे हैं तो इसको ये समझ के चलना, आप उसको ये समझ के चलो कि ज़रूर इसका आगे बहुत काम है, इसीलिए इस चीज़ को इतने ज़ोरदार से समझाया जा रहा। समझ गए ना? तो बहुत ध्यान से समझा करो। चलिए, अच्छा अगर हम आपको दे दें कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दो संख्या, एक सेकेंड इसको मिटा दें। अब देखिए, अगर हमने आपको ये दे दिया कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 7:11 का है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 7:11 है, और उनका मासा यानी उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आप ये बोल लो कि उनका मासा
उनका मासा 13 है। ठीक है, उनका मासा कितना है? 13 है। हम आपसे अब ये पूछ दे कि बताइए दोनों नंबर क्या है, बता पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल बता ले जाएंगे। अच्छा देखो आसान हो गया सर, गुणा करा देंगे हम। 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13 और 1 14, 143। यानी पहली संख्या 91 है, दूसरी संख्या 143 है। इन्हीं दोनों संख्याओं का ही HCF 13 है और इनका रेशियो कितना है? 7:11। अच्छा 7 और 11 ही को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है? बोलो, समझ गए बात को? वो चीज़ जो आप काट के हटा लेते हो ना, वही HCF है। और HCF से ही अगर इस रेशियो में यानी इन दो को प्राइम नंबर्स में गुणा कर दोगे तो वापस से आपको नंबर्स मिल जाएंगे जिनका आपने निकाल रखा है मासा। समझे ना? जिनका आपने मासा निकाल रखा है। ठीक है, तो यही संख्याएं बनेंगी। हाँ सर बिल्कुल बनेंगी। अच्छा ठीक है, फिर से बताओ, अगर हमने दो संख्याओं का रेशियो आपको ये दे दिया, दो संख्याओं का रेशियो 8:11 है, 8:11 है और उनका जो HCF है महत्तम समापवर्तक वो 13 है, तो अभी बताओ दोनों संख्याएं क्या हैं? सर 8 13 8 104। ठीक है सर, 13 8 104 और 13 × 11 करेंगे तो 143। यानी पहली संख्या 104 है और दूसरी संख्या 143 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा चलो ये सब कुछ तो हो गया। अच्छा अगर मान लो आपको दो संख्याएं माननी पड़ जाएं तो कैसे मानोगे? अगर आपको दो संख्याएं माननी पड़ जाएं तो कैसे मानोगे? सर आराम से मान लेंगे। पहली संख्या हम मान लेंगे H। अच्छा इस तरह से नहीं, इससे देखो, अगर हमने कहा कि ये तो आपका मासा है 13, आपका क्या है? मासा है H है, और ये X है और ये क्या है? Y है। 13 आपका मासा है और ये X है और ये क्या? Y मान दिया। X रेशियो Y का रेशियो। दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक H है और जिनका अनुपात X अनुपात क्या है? Y है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? बोलो क्या बोला हमने? फिर से सुनो, फिर से सुनना। दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो X रेशियो Y है और इनका महत्तम समापवर्तक यानी इनका मासा H है। तो बताइए दोनों संख्याएं क्या होंगी? सर बिल्कुल मान देंगे। पहली संख्या हो गई HX और दूसरी संख्या हो गई HY। बोलो होगा कि नहीं? वही चीज़ तो कर रहे हैं जो अभी तक करते हैं। मासा से ही तो आप इसमें गुणा करा के पहली संख्या बना लेते हो, मासा से ही गुणा करा के दूसरी संख्या बना लेते हो। यानी पहली संख्या HX, दूसरी संख्या HY। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो कभी भी जब आपको दो संख्याएं माननी रहेंगी, कभी भी जब आपको दो संख्याएं माननी रहेंगी तो हमेशा पहली संख्या HX और दूसरी संख्या HY ही मानोगे। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि H क्या है? मासा है, और X और Y क्या है? X और Y अपेक्षित अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं या उन दोनों संख्याओं का क्या है? रेशियो है। ठीक है, X और Y क्या है? अपेक्षित अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं, या ये बोलने कि उन दोनों संख्याओं का क्या है? रेशियो है। समझ गए ना बात को? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लो आप, डिफरेंस मेथड, और इंतजार की घड़ियां खत्म। अब आ जाते हैं डिफरेंस मेथड। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेथड। देखो अंग्रेजी में ही लिख लो आप, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है। डिफरेंस मेथड का मतलब अंतर विधि, हिंदी मतलब ये होता है। ठीक, कि अंतर विधि यानी डिफरेंस मेथड से HCF कैसे निकालते, बहुत ध्यान से देखना। और जैसे LCM निकालना आपने सीखा ना पिछली क्लास में कि शॉर्टकट से LCM कैसे निकालते हैं, बस सेम डिफरेंस मेथड है। लेकिन पहले आप उस चीज़ को समझो। तो देखिए शॉर्टकट हमें तब समझ आता है कि हमने उसका बेसिक समझ रखा हो कि वो चीज़ आई कहाँ से। समझे ना? शॉर्टकट हमें तब समझ आता है, वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए तब बस जाता है जब हमें उसका बेसिक समझ रखा हो कि एक्चुअली ये बना कैसे।
है ना। ये असल में बन के कहाँ से आया, अगर हमने ये समझ लिया है कि ये बन के कहाँ से आया तो हम शॉर्टकट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो हमें कभी भूलेगा नहीं। तो पहले आप समझो ये डिफरेंस मेथड है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको शॉर्टकट भी समझ आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, माना दो संख्याएं क्रमशः hx तथा hy है। अब आपको इतनी बात तो ये पता है, ये हमें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि h क्या है और x और y क्या है, ठीक है, तो आपको ये पता है। तो पहली संख्या क्या मान रखी है, पहली संख्या सर hx मानी है। दूसरी संख्या क्या मान रखी है, दूसरी संख्या सर hy मान लिया। h इसमें क्या है, मासा है, और x और y क्या है, x और y क्या है, x और y को प्राइम नंबर, यानी आप बोल सकते हो क्या, सह अभाज्य संख्याएं या फिर अपेक्षित अभाज्य, या आप बोल सकते हो दोनों संख्याओं का क्या रेशियो है, अनुपात। दोनों संख्याओं का क्या है, रेशियो है, अनुपात है। समझ गए ना। चलिए, इतनी बात तो आप पीछे पढ़ चुके हो, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक। अब अच्छा आप एक बात ये बताओ कि अगर हम इन दोनों का आपसे कहें अंतर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, तो आप यही तो बोलोगे सर डिफरेंस होगा hx माइनस hy। बोलो डिफरेंस क्या होगा, hx माइनस hy, यही तो होगा डिफरेंस। समझे इस चीज़ को। या फिर इसको ऐसे ना लिख करके कुछ इस तरह से लिख दें, ऐसे ना लिख करके कुछ इस तरह से लिख दें, h ब्रैकेट में x माइनस क्या y। समझे, यही तो डिफरेंस है, यही तो अंतर है। अब देखो यहाँ पे दो बातें पॉसिबल हैं, अब यहाँ पे दो बातें पॉसिबल हैं और दोनों बातों को ध्यान से समझना। इस डिफरेंस जब हमने लिया तो यहाँ पे दो बातें पॉसिबल है, क्या कि अगर x माइनस वाई का मान, यदि x माइनस वाई का मान 1 आता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, थ्योरी है ये। अगर x माइनस वाई का मान 1 आता है, ठीक, तो अंतर ही, दोनों संख्याओं का अंतर ही उसका क्या, उनका क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। नहीं समझ आया सर, ठीक है, कोई बात नहीं समझ आया फिर से आएगा। पहले आप सुनो हम कह क्या रहे हैं, फिर हम समझा ले जाएंगे आपको, वो समझ आ जाएगा, ठीक है, वो समझ जाओगे आप क्या है पहले। लेकिन जो चीज़ बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझो। अगर ये जो x माइनस वाई है ना, ये तो आपको पता है ना, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई सह अभाज्य संख्याएं या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये कब आती हैं, जब हम इनमें से मासा को काट के हटा देते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब इसमें से काट के हटा दिया जाता है तभी तो ये आता है। अगर इनका अंतर x माइनस वाई का अंतर 1 है, x माइनस वाई का अंतर 1 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ही उसका क्या बन जाता है, मासा बनता है। समझे, नहीं समझ आया, चलो देखो प्रैक्टिकली समझाते हैं, ध्यान से समझो। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था क्या, 5 चौके 20, ये रहा 20 और 5 तियाँ 15, ये ध्यान से समझना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को हटा दो इसमें से काट के, तो 5 को हटा दिया तो क्या बचा, 4 और 3 बचा कि नहीं बचा, 4 और 3 बचा ना, बोलो। हाँ बचा सर। तो ये 4 और 3 क्या है, 4 और 3 ही तो एक्स वाई हैं, 4 और 3 ही तो एक्स वाई हैं। और वो जो 5 है आपका वो क्या है, h है, h मतलब मासा, महत्तम समापवर्तक। तो देखो 4 और 3 का जरा डिफरेंस देखो, यही एक्स वाई है ना, 4 और 3 का जरा डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है कि नहीं। 4 और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने कहा अंतर ही फिर इनका मासा बन जाएगा।
अगर x और y का डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो जब दोनों संख्याओं का आप अंतर लेंगे, जब दोनों संख्याओं का आप अंतर लोगे तो अंतर ही उनका क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। ये बात समझ आई, ये जो बात समझाई, ठीक है। अच्छा अब देखना, जरा दोनों का अंतर निकालो, 20 और 15 का डिफरेंस निकालो, कितना आया, 5 आया। 20 और 15 का डिफरेंस निकालो, कितना आया, 5 आया। तो 5 हो गया HCF, 5 HCF हो गया। कब, जब ये 5 20 को भी डिवाइड कर दे और जब ये 5 15 को भी डिवाइड कर दे। समझ गए कि नहीं बात को। तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF। निकाल के देख लो। अरे भाई 5 ही मासा है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझो ध्यान से, जब दोनों संख्याओं का अंतर ही उनका मासा बनता है ना, तो इसका मतलब है x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो अंतर ही क्या बन जाएगा, मासा। पता कैसे चला, अंतर लिया और अंतर से दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। देखो कल हमने परिभाषा पढ़ा रखी है आपको, ये HCF की परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। तो जब HCF निकाले हो आप, तो ये HCF काटेगा नहीं दोनों संख्याओं को, बिल्कुल काटेगा, ठीक है। तो अंतर इनका क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। समझ गए ना, ठीक। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये लिखेंगे तब दोनों संख्याओं का अंतर ही, इसको कॉपी में लिखना आप, तब दोनों संख्याओं का अंतर ही उनका मासा होता है। कब, जब x और y का मान क्या आ जाए, x और y का डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। समझ गए ना, चलो। अच्छा क्या x और y का डिफरेंस 1 से कभी कम आएगा, नो सर, पॉसिबल ही नहीं है। x और y का डिफरेंस 1 से कम कैसे आ जाएगा, 1 से कम कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि x और y का डिफरेंस हो सकता है 1 से कितना हो जाए, ज़्यादा हो जाए। x और y का डिफरेंस हो सकता है 1 से कितना हो जाए, ज़्यादा हो जाए। समझे इस चीज़ को, x और y का डिफरेंस 1 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और जब x और y का डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना, जब x और y का डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इस कंडीशन में अंतर कभी मासा नहीं बनेगा। इस कंडीशन में अंतर कभी भी मासा हो ही नहीं सकता। तब अंतर का कोई गुणनखंड तब अंतर का कोई गुणनखंड उनका मासा बनेगा। कैसे, जैसे देखो ये हमने ले लिया 56 और ये ले लिया 40, 56 और 40। समझना, देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो, 56 और 40, तो 56 और 40 का मासा जब आप निकालोगे, देखो 8 से दोनों कट रहे हैं, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, यानी ये 8 इनका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 8 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, समझे ना। लेकिन 7 और 5 क्या है सर, 7 और 5 ना x और y हैं, 7 और 5 x और y हैं, 7 और 5 x और y हैं। और ज़रा यहाँ देखो x और y का अंतर कितना आ रहा, 7 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, 1 से बड़ा। तो 7 और 5 का अंतर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे ना, तो डिफरेंस पिछली बार की तरह कभी HCF नहीं बनेगा। 56 में से 40 घटा दो तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 HCF नहीं है इनका। पता कैसे चलेगा सर, ये देखिए 16 से 56 भी कट जाए और 16 से 40 भी कट जाए, क्या 16 के पहाड़े में 56 आता है, नहीं आता। 16 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं आता, नहीं आता ना। तो फिर 16 HCF नहीं है, 16 का कोई गुणनखंड होगा तो 8 दूनी 16 होता है, तो 8 होगा इसका HCF। क्या होगा, 8। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, देखिए मासा निकालने का शॉर्टकट है, अभी आपको समझ आएगा जब छोटे छोटे सवाल लेके आपको कराएंगे कि जब डिफरेंस लो, डिफरेंस अंतर जब लोगे आप संख्याओं का, तो अंतर ही HCF तब बनेगा
जब अंतर दोनों सबको क्या कर दे, विभाजित कर दे, दोनों संख्याओं को काट दे, तब अंतर HCF बन जाएगा। अगर वो अंतर दोनों संख्याओं को काटता नहीं है तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। और जब 1 से बड़ी है तो अंतर कभी भी मासा बन ही नहीं सकता, फिर अंतर का कोई गुणनखंड ही उनका क्या होगा, मासा होगा। तो यहाँ लिखो, तब दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनखंड मासा बनेगा। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा छोटा हमने लिखा है। यहाँ लिखो, तब दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनखंड, तब दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनखंड मासा बनेगा। तब दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनखंड क्या बनेगा, मासा बनेगा। बोलो, अब समझ आया ना? तो फटाफट से आप इसे नोट करो, तो फिर कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है? तो फटाफट से आप इसे नोट करो। वीडियो रोक करके भी आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक? तो मिटा दे रहे हैं। तो एक अच्छा सा नोट्स बनाओ और उसमें ये सब लिखो, और सब कुछ पढ़ना है आपको, सब कुछ। देखिए, जितनी ही आराम से तैयारी करोगे आप ना, उतना ही आप सॉलिड होगे। बदल जाएं सारे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट तो क्लियर है हमारा, ठीक है? कंसेप्ट तो क्लियर है, तो आज के टाइम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक? शॉर्टकट से कोई काम नहीं होने वाला। शॉर्टकट हमें तभी समझ आएगा जब हमें कंसेप्ट समझ आए। शॉर्टकट हमारे लिए तब काम करते हैं जब आपने कंसेप्ट पढ़ रखा हो, ठीक? जैसे अभी एक एग्जांपल छोटा सा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आधी मैथ पढ़ रखी है, और कोई एग्ज़ाम आ जाता है नज़दीक, तो वो ये सोच के चले कि हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें पूरी मैथ आ जाएगी। कभी नहीं आएगी। वो एग्ज़ाम में मुश्किल से अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो 10 सवाल ही बना पाएगा, 25 के 25 सवाल कभी नहीं बना सकता, ठीक है? तो ये दिमाग से बात निकाल दो कि किसी ने अगर आधी मैथ पढ़ रखी है और वो सोचे कि प्रैक्टिस करके हम इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, कभी नहीं ला सकता। प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट ला सकता है जिसने पूरी मैथ पढ़ रखी हो, ठीक है? उसे चीज़ें समझ आएंगी, ना कि उसे समझ आएगी जिसने आधी मैथ पढ़ रखी है। आधे से कुछ नहीं होता। आपको पता है कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक? तो आज का वो टाइम नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़े बगैर प्रैक्टिस करके शॉर्टकट से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। इम्पॉसिबल। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप दिमाग से इस सोच को एकदम से निकाल फेंको, ठीक है? और पढ़ाई में लग जाओ। सब्जेक्ट कोई भी होगा, विदाउट पढ़े उस सब्जेक्ट को कुछ नहीं होने वाला। तो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? चलो ध्यान से देखो। जैसे देखो, हमने दो संख्याएं ले ली, 40 और 50। छोटे छोटे नंबर ले लिए, 40 और 50। अब हमें निकालना इनका HCF। तो HCF निकालने के लिए इस तरह से मत चले जाना कि सर हम 40 से 50 को भाग लगाएंगे। पहले 40 एकम 40, फिर बचेगा 10, फिर इस 10 से 40 को भाग देंगे तो कट जाएगा, 10 चौके 40 और डिवाइड होके 0 आया। और आपने बताया था कि लास्ट डिवाइज़र यानी अंतिम भाजक ही HCF होता है। सर लो, हमने निकाल दिया 10। तो इस तरह से नहीं निकालना है, ठीक है? वो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए ना। अब शॉर्टकट, अभी जो आपने पीछे समझा डिफरेंस मेथड, आप क्या करोगे कि दोनों संख्याओं का लोगे अंतर, ठीक है? तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? देखो 10 आ रहा है ना। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अगर दोनों का अंतर 10 आ रहा है तो अब आप पहले ये चीज़ देखो कि क्या 10 से दोनों संख्याएं कट रही हैं? 10 चौके 40, 10 बचे 50। तो बस यही तो मासा है। मासा की परिभाषा यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या करे? विभाजित करे। बड़ी से बड़ी, दिमाग में बैठा लो ये बात, मैक्सिमम। समझ गए ना? क्योंकि इसका नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिक से अधिक होनी चाहिए, अधिकतम।
तो 10 ही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे मासा हो जाएगा, बस सवाल खत्म। तो HCF कितना 10। अच्छा सर मान लीजिए डिवाइड ना करता तब क्या करते, तो अभी तो समझाया, डिवाइड ना करता तो फिर इस अंतर का कोई गुणनखंड मासा होगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि फिर x और y, क्या जो x और y है इनका रेशियो, उनका डिफरेंस 2 से 1 से ज़्यादा होगा, तभी तो अंतर का गुणनखंड होगा, तभी ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। समझ गए बात को, क्लियर, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं छोटे से। कहाँ गया भाई, सवालों में से ही ले लें ताकि आपको समझाया जा सके। चलो ले लिया हमने 306, 391, मासा निकालो। तीन 306 और 391 निकालिए इनका HCF। 306 और 391 इनका HCF निकालिए। HCF क्या होगा, देखो क्या करना है, जो अभी समझाया वही करना है। डिफरेंस लो आप, तो घटा लो, 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ कितना होगा 8, 85 आया। 85 आया डिफरेंस। अब ये मत समझ लेना कि सर हमें 85 का पहाड़ा तो आता ही नहीं, 85 का पहाड़ा तो हमें भी नहीं आता, तो हमें 85 से भाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ अपनाएंगे। 85 में देखो ना 5 होता है, 5 होता है कि नहीं, अरे ये 5 मत समझ लेना, 85 5 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो 85 5 का मल्टीपल है तो 5 से तो कटेगा, तो अगर 5 इसमें छिपा है तो 5 से ये दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। क्या कट रहा है 5 से, नहीं कट रहा है। कोई संख्या 5 से कब कटती है, जब उसका लास्ट डिजिट 5 से कटे। तो ये ना तो ये 5 से कट रहा है, ना तो ये 5 से कट रहा है। अच्छा कितने स्टूडेंट्स के दिमाग में बात चल रही होगी, मान लो सर एक संख्या कट जाती दूसरी ना कट रही होती तब, तो दोनों कटनी चाहिए तब मासा बनेगा, एक के कटने से नहीं होगा, ठीक है। तो 85 इनका HCF एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 85 डिवाइड नहीं कर रहा है इनको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका रेशियो रहा होगा ना XY, उसका डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करें, तो अब हम करेंगे 85 के गुणनखंड। देखो गुणनखंड कैसे करना ये भी समझो। गुणनखंड जब भी करना तो मैक्सिमम लेने की कोशिश करना, बड़े से बड़ा। क्यों, क्योंकि सर हमारी परिभाषा ही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, HCF कहलाती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि सर 17 पचे 85 होता है, 17 पचे क्या होता है 85 होता है। तो पहले 17 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये दोनों नंबर कट गए तो 17 ही इनका क्या बन जाएगा HCF, और अगर नहीं कटा 17 से तब 5 को पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 17 से भाग लगाओ, 17 एक कम 17, कितना बचा 13 और 6, 17 अट्ठे 136, कट गया 17 से, तो 17 से कैंसिल हो गया। अच्छा 17 से यहाँ भाग लगाओ, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, तो यानी ये जो 17 है यही अपना क्या है मासा है, यही अपना क्या है मासा है। बोलो समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कब HCF बन जाता है, डिफरेंस सर तब HCF बन जाता है जब सह अभाज्य संख्याओं का अंतर 1 आता हो, तो 1 बन जाएगा तो अंतर मासा बन जाएगा। और जब सर एक अंतर नहीं होगा तो फिर वो संख्या डिवाइड ही नहीं कर पाएगी, तब उसका कोई गुणनखंड HCF होगा, और गुणनखंडों में हमेशा मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम, ठीक है। जैसे 3 संख्याएं सर आ गई तब क्या करेंगे, हाँ देखो 3 आ गई तब क्या करोगे, ये भी तो एक बात है। अभी तो 2 ही नंबर्स हुए, जरा 3 नंबर्स आ जाएंगे तब क्या करोगे आप। तो देखो 3 वाला सवाल कौन सा, हाँ जी देखिए 323 456 और कितना है 703, लो 3 नंबर्स ले लिए हमने। अच्छा अब अगर भाग विधि से निकालने लगे तो एक पेज तो ख़त्म होगा इस पे, सिंपल सी बात है, होगा ना, और इतना टाइम होता नहीं एग्ज़ाम में।
तो क्या करोगे आप, देखो जब 3 नंबर्स आ जाएंगे तो इसके लिए सुनो करना क्या है। आप ये देखना कि 2 ऐसे नंबर लेना जो बहुत करीब करीब हों आपस में, है ना। 2 ऐसे नंबर पकड़ो इनमें से जो बहुत करीब हो। क्यों हमने बोला, क्योंकि हमें तो डिफरेंस निकालना है, और जितना कम अंतर निकालेंगे उतना ही गुणनखंड आसान होगा। समझ गए ना, लॉजिक है ना बात में। जितना ही अंतर कम आएगा उतनी ही आपकी कैलकुलेशन कम होगी। तो ऐसे नंबर पकड़ना जिसमें अंतर क्या हो, कम आए। तो एक ही समझ आया, ये 2 नंबर आपस में बहुत करीब हैं, तो घटा लो दोनों को। तो यहाँ बचेगा कितना, 3, और यहाँ बचेगा कितना, 3, और यहाँ कितना बचेगा, 1। 133 आ गया डिफरेंस। अब 133, 3 3 6 1 7, 133 से तो ये कट नहीं रहा है। कैसे पता चला, अरे 133 का 3 गुना करोगे तो ये नहीं आने वाला, पार कर जाएगा। और 2 गुना करोगे, 2 3 6, यूनिट डिजिट 3, कट ही नहीं रहा है। तब फिर 133 का कोई गुणनखंड, 133 का कोई गुणनखंड। सोचो 133 किस पहाड़े में आता है, सोचो। इधर उधर देखने से बात नहीं बनेगी, पहाड़े याद करो। 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 के पहाड़े में आता है। तो 19 7 और 1 हो गए गुणनखंड की नहीं, 19 हो गया इसका मल्टीपल। तो 19 का गुणनखंड, पहले 19 से ट्राई करो, 19 से कटेगा, 19 एक कम 19, कितना बचा, 11 2 13, हाँ कट गया, 19 सत्ते 133। अच्छा 19 से यहाँ, 19 दूना 38, 7, 19 चौका 76 गया, 19 चौके 76 नहीं, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57। तो 57, 57 और 70, तो 57 3 हो जाएगा आपका 60, और 60 और 10 13, 133 कट गया। तो 19 ही अपना क्या होगा, HCF होगा। 19 ही अपना क्या होगा, मासा हो जाएगा। समझे बात को। अगर 19 ना काट पाता तो फिर 7 होता। अच्छा अगर दिमाग में ये बात चल रही, सर मान लीजिए 19 से भी कटे, 7 से भी कटे, तो हम मासा किसको मानेंगे। अच्छा ऐसी बात, खतरनाक सी बात किसी के दिमाग में चल रही है कि 19 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए तो हम मासा किसको लेंगे, बोलो। ऐसी बात चल रही किसी के दिमाग में, चलनी भी नहीं चाहिए, परिभाषा इसीलिए समझाई है, ठीक है। अगर ऐसी बात चल रही तो जरा एक बार परिभाषा याद करो, क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 19 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो हम तो 19 को ही पकड़ेंगे ना, क्योंकि 19 ही तो हाईएस्ट है। समझ गए कि नहीं। तो ये था डिफरेंस मेथड से मासा निकालना, कि डिफरेंस मेथड से मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, और तब तक देखो जब तक कि आप परफेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब अगली वीडियो आएगी तो आपको मासा निकालना आ चुका होगा, ठीक है। तो अंतर मेथड को ध्यान से समझो, नोट्स बनाओ अच्छे से। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इस पे कुछ सवाल लेके फिर सवालों को लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक ख्याल रखना अपना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।